नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी मोहित। और डबल धमाका जो हुआ है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं, जिसमें एक तरफ आपको सूर्य कुमार यादव की तस्वीर दिखाई दे रही है, दूसरी तरफ दिखाई दे रही है हरमनप्रीत कौर, यानी भारतीय पुरुष टीम और भारतीय महिला टीम के कप्तान हैं दोनों। और जिस तरह का धमाका बुधवार की रात इन दोनों ने किया, एक ने श्रीलंका को धोया और दूसरे ने बांग्लादेश को धोया, और बड़ा ही मतलब दबंगई के साथ धोया उसको कहना चाहिए। जिस तरह से जीत और हार का जो फर्क रहा वो काफी बड़ा रहा। इन दोनों ही मैचेस पर बात करेंगे, लेकिन हमेशा से जैसे लेडीज फर्स्ट कहा जाता है, तो पहले बात कर लेते हैं हरमनप्रीत की टीम ने जो जीत हासिल की है उसकी। और वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में भारत की ये धमाकेदार जीत है जो उसने श्रीलंका के खिलाफ हासिल की है। 82 रन से हराया है भारत ने श्रीलंका को। भारत ने श्रीलंका को 173 रन का लक्ष्य दिया था। श्रीलंका की टीम 90 रन पर ही सिमट गई। पाकिस्तान के बाद श्रीलंका के खिलाफ ये भारत की लगातार दूसरी जीत है। और जिस अंदाज में भारतीय टीम जीती है, ये बताने के लिए साफ है कि उसकी नजर नेट रन रेट पर भी है, यानी वो लगातार इस बात के प्रयास में है कि कैसे लीग स्टेज से निकलकर नॉकआउट स्टेज में अपनी जगह पक्की की जाए। मोहित, सबसे बड़ी चीज तो यही, T20 जैसा फॉर्मेट, और T20 फॉर्मेट में अगर जीत और हार का फर्क आपको 82 रन का दिख रहा हो, तो आप आंख मूंद के कह सकते हैं कि एक टीम और दूसरी टीम में 19-20 का फर्क नहीं था, यह फर्क कहीं 17 या 20 का था। बिल्कुल। और जैसा शायद हम देख रहे हैं कि पुरुष में इंडिया और बांग्लादेश की चीज में जितना अंतर दिख रहा है, वैसा ही अंतर हमको कल महिला टीम के मुकाबले में दिखा, भारत और श्रीलंका के मुकाबले में। और ये बहुत जरूरी था, क्योंकि जिस तरह से टीम इंडिया की इस टूर्नामेंट में शुरुआत हुई है, उसको चाहिए था कि एक ऐसी जीत मिले जिससे वो नेट रन रेट को सुधार कर सके। और कल पूरी तरह से फील्ड पर वही दिखा। टीम इंडिया ने एक पहले तो बेहतरीन बल्लेबाजी की और उसके बाद शानदार फील्डिंग की। जैसे सर ने कहा कि बिल्कुल अंतर 19-20 से कहीं ज्यादा था। सबसे बड़ा अंतर अगर आप देखेंगे तो श्रीलंका की जो फील्डिंग थी, कल कम से कम उन्होंने 4 से 5 आसान कैच छोड़े थे, और इंडिया ने पहले उसका फायदा उठाया बैटिंग करते हुए, और उसके बाद जब इंडिया की फील्डिंग आई तब एक शानदार कैच उन्होंने पकड़े। तो वो साफ दिखा रहा था कि टीम इंडिया इस तरह के प्रेशर के लिए तैयार है और वो चाहती है कि वो एक बड़ी जीत दर्ज करे, जो उसको कल मिल भी गई, और उसका फायदा उसको पॉइंट टेबल में देखने को भी मिला है। बिल्कुल, पॉइंट टेबल में देखने को मिला है। और इस तरह के टूर्नामेंट्स में नेट रन रेट अक्सर विलेन बन जाता है। पॉइंट्स आपके बराबर रहते हैं, लेकिन वहां नेट रन रेट का जो खेल है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसीलिए जो बड़ी टीमें हैं, जिन टीमों का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक रसूख है, वो हमेशा अपनी जीत के साथ साथ हार और जीत के अंतर पर भी नजर रखती हैं, ताकि नेट रन रेट अच्छा रहे। ये काम भारतीय टीम ने भी किया है। लेकिन एक बार फिर जो दिखाई दिया वो ये कि जिस तरह से लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कहते हैं, उस तरह से हरमनप्रीत कौर हो, चाहे स्मृति मांधना हो, जो टीम इंडिया के सीनियर प्लेयर्स हैं, जिनको आप वुमेन्स क्रिकेट में लेजेंड्स के श्रेणी में रखते हैं, उन्होंने इस मैच में जीत की बागडोर संभाली। और जिस तरह से बल्लेबाजी की, उसकी जानकारी आपकी स्क्रीन पर है। शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। उन्होंने 27 गेंद पर 52 रन ठोक दिए, यानी लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाया। ये जो फॉर्मेट है T20 का, उसमें कई बार रन्स कितने हैं ये मैटर नहीं करता, लेकिन वो किस स्ट्राइक रेट से बनाए गए हैं वो मैटर करता है। और उसके साथ साथ स्मृति मांधना, एक और अनुभवी खिलाड़ी, उन्होंने भी शानदार अर्धशतक लगाया। और शेफाली वर्मा जिस तरह से शुरुआत दिलाती आई हैं, उन्होंने एक भरोसेमंद शुरुआत दिलाई। 43 रन बनाए उन्होंने 40 गेंद पर। यह बिल्कुल सीधा सा खेल है मोहित। T20 में तो कई बार आपके नाम के आगे हो सकता है रन लिखे हो सिर्फ 15, लेकिन यह बहुत हद तक संभव है कि वो 15 रन आपने 3 गेंद पर बना दिए हो। तो वो 3 गेंद पर आपके 15 रन और मेरे 10 गेंद पर 12 रन या 20 रन या 25 रन मैटर नहीं करते, मैटर की स्ट्राइक रेट करता है। और इस मैच में वो जो जिस तरीके से भारतीय टीम ने बल्लेबाजी की है, साफ तौर में सबके जहन में था कि स्ट्राइक रेट अच्छा रखना है, रन्स इतने बनाने हैं कि स्कोर बोर्ड पर श्रीलंका को दबाव में लाया जा सके। शेफाली और स्मृति ने जिस तरह से शुरुआत दिलाई, एक तो सबसे अच्छी बात टीम इंडिया के लिए ये रही कि आपका टॉप 3 एक लंबे वक्त के बाद ऐसा हुआ है कि तीनों बल्लेबाजों ने, जो आपके टॉप 3 ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, तीनों ने रन बनाए हैं। शेफाली हो, स्मृति हो और उसके बाद हरमनप्रीत हो। जो शुरुआत उन्होंने दिलवाई शेफाली ने और स्मृति मांधाना ने, उससे एक बेस तैयार हो गया था, जिससे फ्री हैंड मिला कप्तान को। कप्तान ने उसका पूरा फायदा उठाया और लग नहीं रहा था कि वो पिछले कुछ वक्त से बुरी फॉर्म में चल रही हैं। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ 27 बॉल में 52 रन बनाना, ये तो एक तरह से आईपीएल वाली पारी हो गई कि आप आते हैं और 200 के स्ट्राइक रेट से आकर पूरा मैच बदल देते हैं। और उसी का फायदा मिला जो टीम इंडिया का मोमेंटम साथ था। और ये बिल्कुल मुझे लगता है कि टूर्नामेंट उस मोड़ पर खड़ा है कि जहां पर टीम इंडिया को एक क्लिक चाहिए था,
वो अच्छा क्लिक खासकर बैटिंग ऑर्डर में यहाँ पर मिला है कि टूर्नामेंट में बीच में आप ऐसी जगह पर हैं जहां से इस मोमेंटम से आगे बढ़ सकते हैं और शायद हमको आगे भी ये फायदा देखने को मिलेगा। बिल्कुल, और इस बात का जिक्र कप्तान हरमनप्रीत ने जीत के बाद किया भी। क्या कहा उन्होंने जीत के बाद, ये भी आपको बताते हैं। उनके 2 बयान आपको दिखाएंगे। पहले उनका वो बयान दिखाते हैं वो जिसमें अपनी टीम की जीत के बारे में और अपनी बल्लेबाजी के बारे में बात कर रही हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने मोमेंटम के साथ जाना चाहते थे। शेफाली और स्मृति ने हमें अच्छी शुरुआत दिलाई, जो बात अभी मोहित भी कह रहे थे, उन्हें इसका श्रेय जाता है। उन्हें पूरा हिसाब लगाकर बल्लेबाजी की, अपना विकेट नहीं गंवाया। बाद में जेमिमा और मैं प्रति ओवर 7 से 8 रन बनाना चाहते थे। ये वो दिन था जब मैं अपनी लय में थी, गेंद मेरे बल्ले पर अच्छी तरह आ रही थी। मैं सिर्फ सकारात्मक बातों के बारे में सोच रही थी। विकेट पूरी तरह बल्लेबाजों के लिए नहीं था, इसलिए स्ट्राइक रोटेट करते रहना भी जरूरी था। ऐसा नहीं था कि आप हर बॉल पर बल्ला घुमा सकते हैं। अच्छा लगा कि बिना विकेट गंवाए हम रन बना सके। बड़ा ही मैच्योर्ड स्टेटमेंट है, और बड़ा मैच्योर्ड स्टेटमेंट इस लिहाज से है मोहित, क्योंकि देखिए अब जैसे हम रोहित शर्मा के लिए कहते हैं ना कि वो चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करते, चीज़ों को बहुत जटिल नहीं बनाते। बड़ा सीधा सा खेल है, गेंद और बल्ले की लड़ाई है। जब आप गेंद और बल्ले की लड़ाई को गेंद और बल्ले की लड़ाई की तरह ही रखेंगे तो आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। हरमनप्रीत ने साफ कहा कि ठीक है, हमने रन किए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा विकेट नहीं था कि आप हर बॉल पे वहां पे जाके बल्ला ही भांज रहे हो। आपको बीच बीच में स्ट्राइक रोटेट करती रहनी चाहिए, यही क्रिकेट का बेसिक भी है। और जब आप बेसिक चीजों को फॉलो करेंगे तो रिजल्ट आपको आएगा ही आएगा। बिल्कुल, कप्तान की बात को उनकी टीम ने भी माना। शेफाली और स्मृति ने जिस तरह की शुरुआत दिलाई थी, वही हुआ कि ऐसा नहीं लग रहा था कि आप शेफाली वर्मा से अगर आप देखेंगे तो उम्मीद करते हैं कि वो हमेशा 150 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेलती हैं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि पिच ऐसी नहीं है और रन इतनी आसानी से नहीं बन रहे हैं, तो उनका स्ट्राइक रेट भी 40 बॉल में सिर्फ 43 बॉल रन वाला था। और उसका ही फायदा फिर बाद में कप्तान ने उठाया। और सर ने जैसे ठीक कहा कि बहुत ज्यादा दिक्कत खुद को पैदा करने की नहीं है कि आप कॉम्प्लिकेट चीजों को कर दें। आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ जीत था, और उसके साथ आपको एक बहुत अच्छी चीज मिली कि आप नेट रन रेट भी अच्छा ले गए। असली जो चुनौती है वो अब आपके सामने आएगी जब आपको ऑस्ट्रेलिया से भिड़ना होगा। तब ऐसा लगेगा कि क्या आपके जो प्लान्स हैं वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो आपके बल्लेबाज हैं अच्छे, जो 3 बल्लेबाज हैं वो फॉर्म में आए हैं, क्या वो बड़ी टीम के आगे भी वैसा ही परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, और अब कहीं ना कहीं जो टीम इंडिया के कैंप में बातचीत है वो शुरू हो गई है कि किस तरह से अब ऑस्ट्रेलिया से निपटना है। पहले आपको बताते हैं कि इस जीत का फायदा क्या हुआ। श्रीलंका पर जो भारतीय टीम ने बड़ी जीत हासिल की, उससे पॉइंट टेबल में भारतीय टीम दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। ग्रुप ए की पॉइंट टेबल में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर है, जिस टीम के लिए मोहित अभी कह रहे हैं कि अगला मुकाबला उससे है, और कहीं ना कहीं वो मुकाबला बहुत ही सावधानी के साथ खेलना होगा। भारतीय टीम का अगला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से है, और जो ये थोड़ा सा पैनिक बटन हुआ भारतीय महिला क्रिकेट टीम को लेकर, वो इसलिए हुआ क्योंकि पहले मैच में न्यूजीलैंड से भारतीय टीम हार गई थी। हालांकि उसके बाद वो जो उसका पोटेंशियल है वो पोटेंशियल दिखाई दिया पाकिस्तान के मैच में भी और फिर श्रीलंका के भी मैच में। कई बार कहा भी जाता है कि मैटर ये नहीं करता कि आप शुरुआत कैसे करते हैं, मैटर ये करता है कि आप खत्म कैसे करते हैं। और हम लोग को तो पढ़ाया भी गया है कि अंत भला तो सब भला। भारतीय टीम भी शायद यही सोच रही होगी, क्योंकि ठीक है शुरुआत अच्छी नहीं रही। जिस तरह से न्यूजीलैंड ने एक तरफा मैच में हराया और जिस तरह से भारतीय टीम जिस साख के साथ गई थी, कतई वो एक्सपेक्टेड नहीं था उनसे। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने अपने आप को रियूनाइट किया, वापस बैठे, बातचीत की और कहा होगा शायद कि ऐसे खेलने नहीं आए हैं जैसे हम खेलें। हम जो खेलने आए हैं, हम जैसा खेलते हैं वैसा खेलेंगे। हाँ, हमसे कोई और अच्छा खेलकर हमें हरा दे कोई बात नहीं, हमसे कोई बड़ी टीम हरा दे कोई बात नहीं, लेकिन हम अपने पोटेंशियल पर खेलेंगे। वही पाकिस्तान के खिलाफ दिखाई दिया, वही श्रीलंका के खिलाफ दिखाई दिया, और वही अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी दिखाना होगा। बिल्कुल, अब ये बहुत कुछ निर्भर करता है कि टीम मैनेजमेंट पर, कि टीम मैनेजमेंट की सोच कैसी है, कोच और कप्तान किस तरह से टीम को आगे ले जा रहे हैं। क्योंकि कब आपको पैनिक बटन दबाना है। टीम इंडिया को यहाँ पर पहले ही मैच में हार मिल गई थी, हो सकता था कि यहाँ पर पैनिक बटन आप शुरुआत में दबा दें, लेकिन नहीं, क्योंकि एक बड़ा टूर्नामेंट है, आपको एक एक मैच कर कर देखना है। अभी भी टीम इंडिया को चाहे भले ही 2 जीत मिल गई हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी से ही खिलाड़ी सेमीफाइनल की ओर नजरें लगाने लगे। आपके सामने ऑस्ट्रेलिया का बड़ा मैच है, उसके बाद भी चीज़ें आएंगी, फिर आप नेट रन रेट पर जाएंगे, टॉप 2 देखेंगे। सबसे अच्छी बात यही है कि टीम का माहौल कैसे रहता है। हमने इंडिया का मेंस वर्ल्ड कप देखा 2023 वाला, कि हम लगातार जीत रहे थे, माहौल अच्छा था, लेकिन आखिर में एक मैच ऐसा आ गया जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते थे। वैसा ही T20 वर्ल्ड कप 2024 में भी हुआ था। कुछ हार मिली, कुछ अपसेट मिले, कुछ जीत ऐसी मिली जहां पर मैच फंस रहा था, लेकिन वही टीम का माहौल अच्छा था, तो इसलिए हमको जीत मिलती गई। और यहां भी ऐसी उम्मीद है कि पैनिक बटन टीम इंडिया कम से कम अभी तो नहीं दबाएगी, क्योंकि अभी तक सेमीफाइनल के रास्ते उसके लिए भी खुले हुए हैं। बिल्कुल, और ऐसा लग भी रहा है कि पैनिक बटन की कहीं कोई सिचुएशन है नहीं, क्योंकि हरमनप्रीत कौर का जो हम दूसरा बयान आपको दिखा रहे हैं उसमें वो इस तरह का एक
इंडिकेट कर रही हैं, संकेत दे रही हैं कि टीम का माहौल कैसा है। दूसरी स्टेटमेंट उनकी दिखाई है भाई जरा, जिसमें वो कह रही हैं कि आप जब अच्छा क्रिकेट खेलते हैं तो अच्छा महसूस भी करते हैं। इस मैच में सभी चीजें सही हुई, हमने सभी कैच पकड़े जो बहुत अहम होता है। हमने मैच से पहले ही तय किया था कि अगर हम पहले बल्लेबाजी करेंगे तो हमें क्या लक्ष्य देना है और पहले गेंदबाजी करेंगे तो विरोधी टीम को कितने रन पर रोकना है। सभी चीजें हमारे प्लान के हिसाब से हुई। हमें नेट रन रेट के बारे में भी सोचना है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमें अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी। अच्छी बात यह है कि हमारे गेंदबाज लय में आ गई हैं और विकेट ले रही हैं। एक कप्तान के तौर पर मैं बहुत खुश हूं। मैं पूरे स्टेटमेंट को पढ़ रहा था मोहित, और मुझे लगा कि अगर किसी भी टीम में जीत का फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला है वो ये होता है कि आप एक टीम के तौर पर खेलें। वो हर लाइन में हम मतलब वो पूरी यूनिट के बिहाफ पे बोल रही हैं। ऐसा नहीं कह रही हैं कि मुझे ऐसा लगा और मैंने ऐसा किया, जबकि वो अर्धशतक लगा के आई हैं, सबसे ज्यादा तूफानी पारी खेल के आई हैं, 200 के स्ट्राइक रेट से रन बनाकर आई हैं। कहीं ना कहीं क्रूशियल मैच में जीत दिलाने की वो सबसे बड़ी हकदार भी हैं। लेकिन बात कर रही हैं तो पूरी टीम की यूनिट के हिसाब से बात कर रही हैं, पूरी टीम के यूनिट की स्ट्रेटजी में बात कर रही हैं और सबकी तारीफ कर रही हैं। यही शायद कप्तान से एक्सपेक्टेड भी होता है। हम रोहित शर्मा के लिए कहते हैं ना कि वो कप्तान नहीं है, अब वो लीडर बन गए, क्योंकि वो लीड करते हैं। हरमनप्रीत भी कहीं ना कहीं उस लीग में है जहां पर वो अपनी टीम में ना सिर्फ खुद परफॉर्म करती है बल्कि अपने साथ के खिलाड़ियों को भी इस चीज के लिए मोटिवेट करती हैं कि अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए। और अच्छा है कि वो जो एक झटका लगना था यहां पर वो पहले ही लग चुका है। तो जो आपने कहा कि उम्मीद है अभी, वो उस उम्मीद को और मजबूत ही करना है और इस तरह का माहौल, इस तरह की पॉजिटिव बातचीत उस उम्मीद को और मजबूत करेगी। कुछ वक्त पहले तक हरमनप्रीत की फॉर्म अच्छी नहीं थी, उनकी कप्तानी पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें जिस तरह से अच्छी हुई हैं और बिल्कुल ये उनके कॉन्फिडेंस में झलकता भी है। और जैसे सर ने कहा कि अब वो उस तरह से एक लीडर के तौर पर आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि ये भी समझना होगा कि T20 फॉर्मेट में कम से कम वो सबसे सीनियर प्लेयर हैं, वनडे फॉर्मेट में वो सीनियर, लेकिन अब वो वक्त आ चुका है कि जब आप बैटन पास करने की बात करते हैं। लगातार जब WPL शुरू हुआ तो बात होने लगी कि आपको अब T20 तो कम से कम स्मृति मानधना के हाथ में दे देना चाहिए था, लेकिन ये वर्ल्ड कप आया, बीसीसीआई ने उन पर भरोसा जताया और शायद हरमनप्रीत इस बात को समझती हैं कि उन्हें परफॉर्म भी करना होगा और साथ में सिर्फ अकेले ही नहीं, पूरी टीम को साथ लेकर चलना होगा और ऐसा माहौल बनाना होगा कि हर कोई एक यूनिट की तरह खेल रहा है, तभी आप कोई बड़ा टूर्नामेंट भी जीत सकते हैं। अगर सिर्फ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पर रहेंगे तो शायद आप अच्छा मैच जीत सकते हैं, अच्छी पारी खेल सकते हैं, लेकिन अच्छा टूर्नामेंट आप तभी जीत पाएंगे जब 11 के 11 खिलाड़ी मैदान पर अच्छा करेंगे। और शायद हरमनप्रीत उसी फॉर्मूले को आगे बढ़ा रही हैं कि वो एक लीडर के तौर पर सामने आ रही है। और अच्छा है, जब तक टीम इंडिया के हक में नतीजे आएंगे तो सबसे अच्छी बात है। टूर्नामेंट जीतते हैं तो कप्तान की वाहवाही भी होगी। बिल्कुल वाहवाही होगी। और अक्सर मीडिया पे आरोप लगता है कि महिला क्रिकेट को बारे में बात नहीं होती, लोग दिखाते नहीं हैं, लिखते नहीं हैं। भाई हमने तो इसीलिए जीती पुरुषों की टीम भी थी, लेकिन पहले महिलाओं की टीम के बारे में बात की क्योंकि उनका धमाका कहीं ज़्यादा बड़ा है। बड़े टूर्नामेंट में उन्होंने धमाका किया है, भारत के बाहर जाके धमाका किया है। तो इसलिए अगला जो मुकाबला है, अगर आपने ये मैच ना देखा हो तो मैच बाकायदा टेलीकास्ट किया जा रहा है, आप भी देखिए और उसके बाद ज़रा चीयर अप करिए अपनी लड़कियों के लिए, ताकि ये जो पुरुषों ने कारनामा किया था वो कारनामा महिलाएं भी करके लाएं। T20 वर्ल्ड कप पुरुष टीम जीत चुकी है, भारतीय महिला टीम की निगाहें भी उसी मंजिल पर है। तो विश करिए, उनको चीयर करिए। अब हम आते हैं वापस अपने देश में, जहां पर बांग्लादेश की टीम आई हुई थी ये सोचकर कि पाकिस्तान को हरा दिया है, तो पाकिस्तान के बाद जरा हिंदुस्तान को भी दो दो हाथ करके दिखाते हैं। लेकिन यहां क्या हुआ, यहां पर मैं कहता हूं धोया गया तो कोई मेरी टीम में कहता है नहीं उनके साथ तो मजाक हो रहा है, तो एक बार फिर उनके साथ मजाक हुआ। भारतीय पुरुष टीम ने भी जोरदार धमाका किया है और दिल्ली में खेले गए दूसरे T20 मैच में 86 रन से धो दिया है। यानी बिल्कुल वही बात जो महिलाओं के बारे में हम बात कर रहे थे कि मैच में ऐसा लगा ही नहीं कि दूसरी टीम भी कहीं एग्जिस्ट करती है। टीम इंडिया ने 222 रन का लक्ष्य दिया था बांग्लादेश को और बांग्लादेश की टीम बहुत ही गिरते पड़ते 135 रन तक पहुंच पाई। यानी कहीं आसपास भी नहीं थी टीम कि जिसके पर यह बात की जाए कि हाँ कहीं कोई टक्कर देखने को मिली। असल में तो मोहित अगर देखें तो शायद बांग्लादेश की सीरीज पर इतनी बातचीत नहीं होती, लेकिन जिस तरह से बांग्लादेश ने पाकिस्तान में पाकिस्तान को हराया और उसके बाद उनके कप्तान ने कहा कि हम यही भरोसा लेकर अब अगले टूर्नामेंट में जा रहे हैं, अगले दौरे पर जा रहे हैं, और अगला दौरा भारत का था। फिर जिस तरह से चेन्नई में टेस्ट मैच शुरू हुआ, 144 रन पर 6 विकेट गिरा दिए, तो लगा कि क्या वाकई बांग्लादेश की टीम एक अलग तरह का क्रिकेट खेलने के लिए आई है। लेकिन फिर वहां 144 पे 6 के बाद वो जो आर अश्विन और रविंद्र जडेजा के बीच पार्टनरशिप होती है, वहां से जो बांग्लादेश की टीम बैकफुट पर जाती है, मुझे लगता है अभी कल रात तक तो फिर वो फ्रंट फुट पर आ नहीं पाई है। अब आखिरी मैच में आ जाए तो क्या पता। बिल्कुल, और शायद बांग्लादेश शुरुआत में कॉन्फिडेंस लेता है, अच्छी शुरुआत भी लेता है, लेकिन उसके बाद वो एक तरह से लगता है
कि वो हाई हो जाते हैं उस पर, उनको लगता है कि अब तो हमारे मैच हमारी मुट्ठी में है, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। अगर हम कल के T20 की भी बात करें तो एक वक्त पर ऐसा था कि जब 40 या 45 के स्कोर पर टीम इंडिया के 3 विकेट गिर चुके थे और लग रहा था कि यार कम से कम 150 या 160 जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन उसके बाद वही हुआ कि टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने वापसी की और बांग्लादेश वहां पर थोड़ा कमजोर हुआ। 40 या 45 पर 3 विकेट गिरने के बाद भी अगर आप 222 रन बना दे रहे हैं और वो भी दिल्ली जैसे मैदान में, तो आपके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि आखिर टीम इंडिया के बल्लेबाज कितनी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। और ऐसी चीज हुई, और वो भी ये नहीं कि आपके पास बहुत ज्यादा सीनियर बल्लेबाज है, जो ऐसे एक्सपीरियंस वाले बल्लेबाज हैं जो लगातार क्रिकेट खेल रहे हो, लगातार रन बना रहे हो। नए लड़कों ने, युवा खिलाड़ियों ने, चाहे वो नीतीश कुमार रेड्डी हो या फिर रिंकू सिंह हो, दोनों लड़कों ने 44 पर 3 से टीम इंडिया को 200 के पास तक पहुंचाया और ऐसी पारी खेली जहां बांग्लादेश लग रहा था कि वो वाकई बांग्लादेश है, ऐसी टीम नहीं है जो किसी दूसरी देश में जाकर एक टीम को 2-0 से हराकर आया हो। यहां पर बांग्लादेश की कमजोरी बार बार दिख रही है। जैसा सर ने कहा कि वो चेन्नई टेस्ट की 140 पर 6 विकेट के बाद से आप बैकफुट पर थे और वो अभी तक शायद सीरीज ये दौरा अंत हो जाएगा तब तक बांग्लादेश का ऐसा ही हाल रहेगा। बिल्कुल, और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये जानकारी भी हमने आपको लगातार दिखाई। अभी 41 रन पर 3 विकेट गिर गए थे और 3 विकेट जो गिरे थे बड़े 3 विकेट थे। संजू सैमसन आउट हो चुके थे, अभिषेक शर्मा आउट हो चुके थे जिनसे एक बार फिर तूफानी शुरुआत की उम्मीद थी, और साथ ही साथ कप्तान सूर्य कुमार यादव भी आउट हो चुके थे। लेकिन उसके बाद 2 यंगस्टर्स जो इस वक्त शायद भारतीय क्रिकेट की सबसे बड़ी पहचान है विश्व क्रिकेट में, कि इसके जो यंगस्टर्स हैं अक्रॉस ऑल द फॉर्मेट, आप चले जाइए टेस्ट क्रिकेट में, वहां पर आपको ऋषभ पंत जैसा एक 26-27 साल का लड़का तूफान मचाता है। आप T20 में आ जाइए तो नीतीश है, रिंकू सिंह है, ये सब बिल्कुल वो हैं जो IPL के स्टार थे और IPL से एक हाउस होल्ड नेम बने, और अब जब इंटरनेशनल क्रिकेट में उनको मौका मिल रहा है तो वहां भी वो कमाल कर रहे हैं। और क्या कमाल की कल बल्लेबाजी की नीतीश ने और रिंकू सिंह ने। रिंकू सिंह के लिए तो मतलब कॉमेंट्री में लगातार ये बात हो रही थी कि सबसे बड़ी जो खूबी है उनकी, आप उनके चेहरे से ये समझ ही नहीं सकते कि उनके ऊपर किसी तरह का प्रेशर है और लगातार वो ये काम कर रहे हैं। वो मतलब वो जैसे रोहित शर्मा को देख के लगता नहीं है ना कि वो कोई आप दुनिया में सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले बल्लेबाज होंगे, लेकिन वो मारते हैं छक्के बहुत। ठीक वैसे ही रिंकू सिंह को देखकर नहीं लगता कि वो क्या करने वाले हैं, और आप जब देखेंगे तो वो हर मैच में लगभग आपको रिजल्ट देते। तो वो पैनिक बटन ना दबाना, ये शायद इस टीम के जो युवा खिलाड़ी हैं उनकी सबसे बड़ी ताकत है, और ये ताकत एक बार फिर दिल्ली में दिखाई दी। जो भी अपने ऑफिस के भी कुछ लोग गए थे वैसे मैच देखने के लिए और बड़ा मजा आया उनको, मेरे पास मैसेजेस आए कि बड़ा मजा आ रहा है मैच देखने में। चलिए बताते हैं सूर्य कुमार यादव ने क्या कहा, क्योंकि उनके लिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था। कप्तानी कर रहे हैं और नई कप्तानी मिली है, क्योंकि हार्दिक पांड्या जब रोहित शर्मा कप्तानी नहीं कर रहे थे तो वो कर रहे थे, लेकिन अब सूर्या को ये कमान दी गई है। उन्होंने कहा मैं चाहता था कि ऐसी परिस्थिति बने जिसमें मिडिल ऑर्डर का इम्तिहान हो। 41 रन पर 3 विकेट खोने के बाद ऐसा ही हुआ। खिलाड़ियों के लिए संदेश बिल्कुल साफ और स्पष्ट था, उन्हें मैच में वही करना है जो वो नेट्स में और अपनी अपनी फ्रेंचाइजी के लिए IPL में करते हैं। मैं ये देखना चाहता था कि जिस मैच में गेंदबाजों को 170-175 रन बचाने होंगे तो वो क्या अलग करते हैं, इसीलिए मैंने हार्दिक के बिना कई गेंदबाजों को आजमाया। ये नीतीश का दिन था तो उसे भी मौका देना चाहता था। अब जो 6-7 गेंदबाजों को आजमाया सूर्या ने, आपने देखा होगा मोहित, उसमें हार्दिक पांड्या को उन्होंने गेंदबाजी नहीं कराई कल। और इस तरह के जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके जहन में कुछ एक पर्टिकुलर चीज होती है कि चलो ये करके देखते हैं, चलो ऐसा करके देखते हैं, चलो वैसा करके देखते हैं। और ये आप तभी करते हैं जब आपके पास स्कोर बोर्ड पर रनों की लग्जरी हो, जो कल रिंकू सिंह और उसके अलावा नीतीश ने अपने बल्ले से दी थी। लेकिन हाँ, आप इंटरेस्टिंग बात है, बात सही कह रहे हैं कि 41 पर 3 के बाद अगर टीम 200 पार कर रही है, 225 के करीब पहुंच रही है, तो इसका क्रेडिट जो है वो मिडिल ऑर्डर को देना होगा। बिल्कुल, नीतीश ने जिस तरह से बल्लेबाजी की पहले, क्योंकि जब लगातार विकेट गिर गए थे तो एक आपके पास एक मौका था कि पहले आप एक साझेदारी कीजिए। नीतीश ने और रिंकू ने यही किया कि पहले साझेदारी की। जब उनको लगा कि हमारे पास 20 रन का एक बेस अच्छा आ गया है, अब हम तेज खेल सकते हैं, उसके बाद वही हुआ। नीतीश कुमार रेड्डी ने इस तरह से छक्के बरसाए और सोचिए कि 7 छक्के उन्होंने अपनी पारी में मारे और इतने लंबे लंबे छक्के वो मार रहे थे। और जैसा सर ने कहा कि रिंकू सिंह ने भी वही काम किया जो वो KKR के लिए IPL में करते आए हैं। कद छोटा है लेकिन उनके बैट से छक्के बहुत लंबे निकलते हैं और ऐसा ही उन्होंने किया, और यही वजह थी कि बांग्लादेश बैकफुट पर भी आया। सर एक सवाल मैं यहाँ पर ये ले लेता हूँ, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं। हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह जैसे प्लेयर्स, जो हार्दिक पांड्या इतने सीनियर खिलाड़ी हैं, रिंकू सिंह IPL में हिट हैं, ऐसे प्लेयर्स आपकी टीम में हैं, उसके बाद भी आपने 2 मैच में नीतीश कुमार रेड्डी जो नया लड़का एकदम आया ऐसा रच से निकल के, उसको आपने नंबर 4 पर खिलाया। पहले मैच में मौका दिया, उन्होंने कुछ रन बनाए, दूसरे मैच में मौका दिया, उन्होंने इतनी अच्छी पारी खेली। क्या हम देख रहे हैं कि T20 में एक ट्रांजिशन जो था कि एक नंबर 4 के जो बल्लेबाज की तलाश थी,
देखते हैं कि 3 मैच देते हैं, 5 मैच मौका देख के देखते हैं कि वो लड़का क्या करता है। क्या हम देख रहे हैं कि एक नंबर 4 के लड़के को एक तैयार किया जा रहा है। बिल्कुल तैयार किया जा रहा है। और अगर आप मैं T20 में इसको नहीं देखता हूं, मैं तो इसको देखता हूं कि भारतीय टीम इस वक्त और इसका क्रेडिट, मतलब अब वो कोच नहीं है, लेकिन मैं इसका क्रेडिट दूंगा राहुल द्रविड़ को। और राहुल द्रविड़ को भी इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि वो इंडियन टीम के कोच थे, मैं उनको क्रेडिट दूंगा तब से जब वो NCA के साथ थे। ये जो इन्वेस्टमेंट की गई है ना, जैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होती है ना, तो आप इकट्ठे ढेर सारा पैसा नहीं डालते। ये शेयर बाजार नहीं है कि शेयर बाजार, जैसे पाकिस्तान जो है शेयर बाजार है, उसने 2 ही लोगों में इन्वेस्ट किया है, बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी, और दोनों इन्वेस्टमेंट जो है उनके बेकार साबित हुए हैं क्योंकि वो हर दिन किसी भी एक फ्लैट विकेट पे रन नहीं कर पाता, दूसरा विकेट नहीं ले पाता। खैर उनकी बात छोड़ देते हैं। यहाँ जो इन्वेस्टमेंट हुई है बहुत सिस्टमैटिक तरीके से हुई है, जिसको हम सिप कहते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो उसका ही नतीजा है नंबर 4। चलो जी, हम 3-4 प्लेयर्स को ट्राई करेंगे, सबको थोड़ा थोड़ा मौका देंगे, सबको भरोसा देंगे कि हमारी नजर आप पे है। अब आप देखिए टेस्ट क्रिकेट में सरफराज को एक मैच खिलाया गया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया, KL राहुल आए और उनसे कहा गया कि नहीं अब आप जाइए डोमेस्टिक खेलिए। कहीं किसी को बुरा नहीं लगा, किसी के सेंटिमेंट्स नहीं हर्ट हुए, क्योंकि सबको पता है कि अल्टीमेट टारगेट क्या है हम सबका, वो ये है कि हम किसी भी फॉर्मेट में खेल रहे हो, किसी भी देश में खेल रहे हो, हमको जीतना है। अब उस जीतने के मंजिल तक पहुंचने के लिए जो जो चीजें आजमाई जानी चाहिए वो आजमाई जा रही हैं। उसमें जो बात आप कह रहे हैं कि नंबर 4 में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, चाहे आप देखिए अचानक आप विकेट कीपर सोचिए कितने सारे आपके पास विकल्प आ गए, आप स्पिनर्स में देखिए कितने विकल्प आ गए। तो ये क्रेडिट जाता है राहुल द्रविड़ को, जिन्होंने खिलाड़ियों से बात की और खिलाड़ियों से बात करके उनके अंदर जो आत्मविश्वास है, उनके अंदर जो भरोसा है, आप कॉन्फिडेंस देते हैं तभी आपको कॉन्फिडेंस मिलता भी है। तो ये सब कुछ बहुत सिस्टमेटिक तरीके से किया गया और इसके लिए शायद यही वजह है कि आप देखिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पहले दोनों फाइनल भारत ने खेले, तीसरे में फाइनल में पहुंचने के लिए बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है वो। वनडे वर्ल्ड कप आप फाइनल में गए, ठीक है फाइनल में आप हार गए, लेकिन मत भूलिए आप फाइनल में किस तरह पहुंचे थे। T20 वर्ल्ड कप आप जीत चुके हैं। तो ये किसी एक फॉर्मेट की टीम नहीं है इस वक्त भारत इस वक्त क्रिकेट में एक मजबूत शक्ति है और उसकी वजह यही है कि जो आपने कहा कि ये इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। चलिए खैर कल के मैच के हवाले से बता देते हैं, नीतीश कुमार रेड्डी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, उन्हीं का हम जिक्र भी कर रहे थे, उन्हीं के हवाले से बातचीत हो रही थी। तो एक यंगस्टर है और उनको मौका दिया गया, तो उन्होंने उस मौके को दोनों हाथ से, कहा जाता है उन्होंने दोनों हाथ से नहीं, दोनों हाथ दोनों पैर और भी जहां जहां से बटोर सकते थे हर जगह से उन्होंने उस मौके को बटोरा। 23 रन देकर 2 विकेट लिए। बल्लेबाजी हमने आपको बताई ही थी उनकी, प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आखिरी मैच अब इस सीरीज का 12 अक्टूबर को होगा, जो तीसरा T20 मैच होगा, हैदराबाद में खेला जाएगा। T20 सीरीज से पहले भारत ने टेस्ट सीरीज में बांग्लादेश को हराया था और अब उसके बाद T20 सीरीज भी 3 मैचेस की सीरीज में 2 मैच वो ऑलरेडी जीत चुके हैं। तो हैदराबाद में भी कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट ना किया जाए, सिवाय इसके कि शायद मोहित आप ही के सवाल से जुड़ा हुआ अगला सवाल कि शायद कुछ और खिलाड़ियों में इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए, बाकी किसी चीज का कोई कुछ करना नहीं है। बिल्कुल, हम इंतजार कर रहे थे कि शायद तिलक वर्मा खेलेंगे, दूसरे मैच में खेलेंगे, उनको मौका नहीं मिला, लेकिन लग रहा है कि अब वो तीसरे मैच में उनको एक मौका दे दिया जाएगा। और जिस तरह सूर्य ने एक्सपेरिमेंट किया कि हार्दिक को खिलाया लेकिन उनसे बॉलिंग नहीं कराई, और सोचिए 7 बॉलर्स ने कल बॉलिंग की और 7 ने विकेट भी ले लिए। नीतीश रेड्डी ने इतने अच्छे रन बनाए, उन्होंने विकेट भी लिए। अब देखना होगा कि नीतीश रेड्डी को कहीं आराम ना दे दिया जाए, लेकिन ऐसा लगता नहीं है क्योंकि वो हैदराबाद से आते हैं और हैदराबाद उनका होम ग्राउंड है। अगर वहां पर मैच होगा तो ऐसा लगेगा कि उनको खेलना चाहिए, लेकिन उम्मीद है कि तिलक वर्मा को शायद मौका मिल सकता है और एक एक्सपेरिमेंट और देखने को मिलेगा, क्योंकि संजू सैमसन लगातार पहले मैच में उन्होंने 29 रन बनाए और फिर बीते वाले मैच में भी वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, तो हो सकता है कि उनको आराम दिया जाए। ध्रुव जुरेल भी शायद इस स्क्वाड में है, तो उनको भी शायद मौका दिया जा सकता है। देखना होगा, क्योंकि अब टीम इंडिया सीरीज तो जीत गई है, टेस्ट सीरीज आप जीत चुके हैं, T20 सीरीज आपके नाम हो चुकी है, अब आप उसको क्लीन स्वीप करना चाहेंगे और कुछ नए बच्चों को मौका भी देना चाहेंगे। बिल्कुल, और यही स्ट्रैटेजी पिछले कुछ समय से भारतीय टीम ने आजमाई है और जैसा मैंने कहा अक्रॉस ऑल द फॉर्मेट आजमाई है। यहाँ पर अब किसी भी खिलाड़ी, और जब जिस टीम के साथ गौतम गंभीर कोच हो ना, उसमें आप एक चीज तो मान के चलिए कि वहां टीम पहले आती है और टीम की जीत पहले आती है, कोई भी नाम पहले नहीं आता। यही रिंकू सिंह है, उदाहरण के तौर पर यही रिंकू सिंह है जो KKR में थे, और जब गौतम गंभीर KKR के मेंटोर बने या कोच बने, उन्होंने सुनील नारायण को उस तरह से इस्तेमाल किया जैसा वो करते थे जब वो कप्तान थे। रिंकू सिंह का परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं, रिंकू सिंह दब गए, उनको वो प्रायोरिटी नहीं मिली, इसीलिए T20 वर्ल्ड कप में जगह भी नहीं मिली, वरना वो T20 वर्ल्ड कप के लिए श्योर शॉट सिलेक्शन थे। लेकिन अल्टीमेट हुआ क्या, KKR ने ट्रॉफी जीती। तो गौतम गंभीर एक ऐसे कोच है जिनका ये क्रेडिट जाता है उनको कि उनके लिए टीम की जीत ये सबसे पहले, उसके बाद बड़े बड़े नाम खिलाड़ियों के जो होते हैं वो बात की बात है। ये
सही भी है, नतीजे जब तक भारतीय टीम के पक्ष में जाते हैं। चलिए खैर इस ब्रॉडकास्ट में इतना ही, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कई बार कि हम आपको खेल की हर खबर से अपडेट करते रहेंगे, ये हमारा वायदा है। तो इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखिए। हम अपने शो पर ना सिर्फ आपके नाम के साथ उस सुझाव को पढ़ेंगे, बल्कि उस सुझाव को अमल में भी लेकर आएंगे। आप हमसे जुड़े इसके लिए मेरी और मोहित की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।